लंग्स के जो कवरिंग होती है, तो एक जस्ट लंग्स से लगी हुई इस तरह से कवरिंग होती है, और वैसे ही एक हार्ट के चारों तरफ जो कवरिंग होती है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ये जस्ट एकदम हार्ट से लगी हुई होती है इस प्रकार से। तो जो कवरिंग बाहर की तरफ होती है उसको बोलते हैं पेराइटल। पेराइटल मतलब बाहर की तरफ। तो ये हो जाएगी पेराइटल, बाहर वाली, जो लंग्स से लगी होती है। क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो ऑर्गन होते हैं उनको हम बोलते हैं विसरा। जैसे कई बार आप लोग सुने होंगे, किसी का पोस्टमार्टम अगर होता है तो वहां पर आप लोग देखे होंगे, इसकी विसरा सुरक्षित रख ली गई, ऐसे शब्द आप लोगों ने सुने होंगे। विसरा का मतलब होता है ऑर्गन। क्यों? तो क्या पता जहर दे के मार दिया गया हो, या हो सकता है स्नेक बाइट, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो पॉइजन होता है वो ऑर्गन में जाके स्टोर हो जाता है। तो अगर पोस्टमार्टम करते हैं उसके बाद में उसके ऑर्गन का एनालिसिस किया जाता है, अगर कोई पॉइजन मिलता है तो उसको मेडिको लीगल एस्पेक्ट की वजह से पुलिस केस बन जाता है कि इसको जहर दे के मारा गया, तो फर्दर इंक्वायरी होती है। तो विसरा जो ऑर्गन होते हैं, इसीलिए इस जो विसरा जो लंग्स से लगी हुई है, इसको हम क्या नाम देंगे? विसरल में विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक पेराइटल प्लूरा, दूसरी विसरल प्लूरा। सेम हार्ट में भी होता है। हार्ट में भी है, उसको बोलते हैं पेराइटल, अंदर वाली को बोलेंगे विसरल। विसरल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और बाहर वाली जो होगी वो पेराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। दोनों जो मेम्ब्रेन्स होती हैं लंग्स में और जो हार्ट में, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है। जैसे कभी भी आप देखें, अगर आप गाड़ी स्कूटी कुछ भी चलाते हैं तो उसमें मोबिल ऑयल जरूर डलवाते हैं। आपके शरीर में कई जगह मोबिल ऑयल मतलब कोई ऐसा सर स्ट्रक्चर्स, ऐसे पानी होगी जो बहुत ही तैलीय जैसे चिकनी होगी। तो हार्ट, आपने देखा होगा हार्ट धड़कता है, हार्ट सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा। अगर के चारों तरफ ये मोबिल जैसा जो होता है, अगर ये पेरिकॉर्डियल फ्लूइड, तो क्या होगा? हार्ट की जो विसरल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन है ये आपस में रब होगी, यानी कि रगड़ खाएगी। और अगर कोई चीज रगड़ खाती है तो वहां पर अल्सर हो जाता है। जैसे आपके स्किन को मैं काफी तेज दबा के प्रेस के रगड़ कर दूं तो उससे क्या होगा? अल्सर हो जाएगा। इसीलिए बहुत ही जरूरी है ये फ्लूइड का यहाँ पर होना। इसी प्रकार से लंग्स में क्या होता है, इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड, ये हो गया प्लूरल फ्लूइड। अवलंबक कफ कह सकते हैं, अवलंबक कफ। अब इस होगा, ये आहार से ताकत लेता है, और ये लंग्स को और हार्ट को शक्ति करता है कि अपने कार्य करें, यानी कि अवलंबन करता है उनका कार्य शक्ति प्रदान का। अवलंबन का मतलब क्या है? उनका जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान है, वो अवलंबन का रहता है, उसी प्रकार से ये कफ जो अवलंबक कफ होता है ये दिल का और फेफड़े का ध्यान रखता है। तो वहां पर टर्म क्या इस्तेमाल हुआ? त्रिक का, और हृदय को कार्य कराता है। तो त्रिक का मतलब यही लंग्स से हो गया, पूरे लंग्स का ध्यान रखता है। और ये जो पानी, ये जो ट्यूरल फ्लूइड है जो लंग्स के चारों तरफ होता है, अगर ये अपनी मात्रा में बढ़ जाता है तो क्या कहते हैं कि फेफड़े में पानी भर गया। आपने सुना होगा कई लोग, पेट में पानी भर गया, फेफड़े में। तो पेट में भी मेम्ब्रेन होती है सेम इसी तरीके से। पेट में जब जाते हैं
तो वहां पर हमको मिलती है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में अगर पानी, ये जो पेरिटोनियल फ्लूइड भरा होगा, जब अपनी मात्रा से ज्यादा, जैसे ये प्लूरल फ्लूइड अगर आप देखें तो इसकी मात्रा 10 से 12 ml के करीब में होती है। और ये 10 से 12 ml से अगर ज्यादा हो जाए, कई बार 1 लीटर, 2 लीटर, 3-4 लीटर तक भी फेफड़े में पानी भर जाता है। तो जैसे जैसे पानी भरेगा, ये जो लंग्स का पोर्शन है, तो आप बुढ़े लोगों में देखें कई बार टीबी वगैरह हो जाती, निमोनिया वगैरह हो जाती है, तो फिर यही फेफड़े सिकुड़ जाते हैं कारण से। और इस पानी को जब बढ़ जाता है तो उसको जब बाहर निकालते हैं तो ये कहलाता है प्लूरल टैपिंग। प्लूरल टैपिंग यानी कि फेफड़े से पानी निकालना, पैरासिंथेसिस इसको साइंटिफिक नेम दिया जाता है। चलो, हम लोग बात कर रहे थे कफ हो गया था, हम लोगों ने तीनों दोषों के बारे में बात कर लिया था, उनके भेद क्या थे, उनके काम क्या है, स्थान क्या है। आज हम लोग बात करेंगे, अब धातु के बारे में शुरू करेंगे। धातुएं। तो धातुओं के बारे में आपने सभी ने पढ़ा होगा कि धातुएं 7 होती हैं। सबसे पहले धातु का मतलब क्या होता है? तो धातुएं शरीर का धारण और पोषण करती, धारण और पोषण करती हैं। जैसे पीछे हम लोगों ने दोष पढ़ा था, तो दोष शरीर को दूषित करते हैं, वो पोषण नहीं करते हैं। जबकि धातुएं जो हैं वो धारण करती हैं और पोषण करती हैं। धारण करने का मतलब क्या है? धारण एक से प्रोवाइड करना। जैसे अगर मैं ये कहूँ ये कमरा है, इस कमरे में 10 लोग बैठने की जगह है, 10 लोग बैठने की जगह है, तो 10 लोग उसमें आ गए, तो 11वां वहां पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि 10 लोगों ने अपनी चेयर जो है ऑक्युपाई कर लिया, चेयर पे बैठ गए हैं वो, तो 11वीं चेयर है नहीं, तो 11वीं नहीं आ पाएगी। तो धातुएं भी शरीर के अंदर जहां पर रहती हैं, उस स्थान को घेर लेती हैं, जिसको हम बोलते हैं धारण करना। और दूसरा इनका काम क्या है? पोषण करना, यानी कि न्यूट्रिशन देना। तो धातुएं, आयुर्वेद में 7 धातुओं की परिकल्पना की गई है। 7 धातुओं की परिकल्पना जो की गई है, इसमें जो धातुएं होती हैं वो क्रम से बनती भी हैं। क्रम से बनती हैं, इसके लिए एक श्लोक है इनकी उत्पत्ति का। रसाद रक्तम, रसाद रक्तम ततो मांसम, रसाद रक्तम ततो मांसम। मांस से मेद, मांस से मेद, मेदो अस्थि, अस्थनो मज्जा, अस्थनो मज्जा, और मज्जा शुक्र, शुक्राद गर्भ प्रजायते। शुक्राद गर्भ प्रजायते।
तो जो धातुएं हैं वो एक सीक्वेंस से होती हैं, एक सीक्वेंस से उत्पत्ति भी होती है, जैसे रस से रक्त, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि धातु से मज्जा, मज्जा धातु से शुक्र, और शुक्र से गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो ये 7 धातुएं आयुर्वेद में होती हैं। इसको थोड़ा सही कर लें, मांसान मेदश से तत्तो अस्थि। नेक्स्ट, एक टेबल बना लीजिए, और ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धातुओं की उपधातुएं एवं मल। धातुओं के उपधातुएं और उनके मल। उपधातुएं क्या होती हैं? उपधातुएं जो धातु से बनती है, और मल क्या होते हैं? जो उनके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। मल बनते कैसे हैं, इसको देख लें एक बार। एक, इससे पहले ये समझें, हम लोग आहार लेते हैं, आहार होता है चतुर्विध। चतुर्विध आहार मतलब पेय, लेह, भज्य और भोज्य। पेय मतलब पीने वाले, लेह मतलब चाटने वाले, भज्य चबाने वाले, भोज्य निगलने वाले। ये 4 प्रकार का आहार होता है और षड रस युक्त होता है। षड रस मतलब मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। तो हम लोग जो भोजन लेते हैं वो भोजन 4 प्रकार से लेते हैं और 6 रस वाला होता है। ये भोजन के ऊपर जठराग्नि का काम होता है। जठराग्नि इस भोजन को पचाता है, पचाने के बाद में इसको कन्वर्ट करता है आहार रस में, और ये आहार रस के ऊपर काम होता है भूताग्नि का, और उसके बाद में इसके ऊपर काम होता है रसाग्नि का। जब भूताग्नि और रसाग्नि का काम होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पहली धातु रस धातु में। ठीक है, तो जो पाचन होता है, आहार से आहार रस बनता है और मल बनता है। जठराग्नि जब काम करती है तो मल क्या होता है? मूत्र और ओरिस होता है। लेकिन जब आहार रस के ऊपर काम करता है भूताग्नि,
और फिर उसके बाद काम करती है रसाग्नि, तो पहली रस धातु बनती है। देखिए, जैसे आप आहार लेते हैं, रोटी, चावल, दाल, आप लोग देखे होंगे, आहार खाते ही होंगे सब लोग। रोटी सॉलिड होती है, दाल लिक्विड सॉलिड होती है और चावल सॉलिड जैसे होते हैं। जब आप इनको खाते हैं, जैसे कभी आपने मिक्सी अगर चलाई हो, तो मिक्सी में जैसे टमाटर और प्याज अगर पीसना हो, तो आप देखिए टमाटर डालते हो और उसको जब पीस देते हो तो कैसा हो जाता है, एकदम पल्प हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। तो आपने एक अवस्था परिवर्तित कर दी। जैसे खाना आप खाते हो, रोटी दाल चावल ये सब अलग तरीके के दिखते हैं, लेकिन जब वो पाचन हो जाते हैं तो उनका जो स्वरूप बदल जाता है, उनकी अवस्था बदल जाती है। इसीलिए आहार से जब आहार रस बनता है, इस पाचन को कहते हैं अवस्था पाक। क्या कहते हैं इसे? अवस्था पाक, याद रखिएगा। अवस्था पाक किसे कहेंगे? जब आहार से आहार रस बन जाता है। दूसरा, जब आहार रस, देखिए जठराग्नि ने काम किया, आहार के ऊपर आहार रस बना, तो ये पाचन हो गया, मतलब ये पाक हो गया। लेकिन फिर से आप देखिए ध्यान से कि जो आहार रस है उस पे फिर से भूताग्नि काम कर रही है और रसाग्नि, मतलब आहार रस का फिर से पाचन हो रहा है। तो ये जो पूरा ये जो पाक है, इसको हम कहते हैं विपाक। जैसे आप लोग ये द्रवगुण में मैं फिर से पढ़ाऊंगा कि अवस्था पाक और विपाक क्या होता है। आप लोग विपाक को कभी समझ ही नहीं पाते कि होता क्या है। वि मतलब दोबारा, पाक मतलब पचना। तो आहार रस बना था, एक बार जठराग्नि ने काम किया तो आहार रस बना, और दोबारा से भूताग्नि और रसाग्नि ने काम किया तो रस धातु बन जाता है। तो इसीलिए आहार रस से रस धातु बनने तक का जो पाक होता है उसे हम विपाक कहते हैं। जैसे रस धातु है, रस धातु के ऊपर फिर से रसाग्नि काम करती है और इसे दो भागों में बांट देती है। रस धातु के ऊपर कौन काम करेगा? रस अग्नि काम करती है और इसे दो भागों में बांट देती है। एक भाग को हम लोग कहते हैं सार भाग, या इसे कहते हैं प्रसाद भाग, और दूसरे भाग को हम कहते हैं मल भाग, या इसे हम कहते हैं किट्ट भाग। किट्ट का मतलब मल होता है। मल भाग या किट्ट भाग। जब रस धातु के ऊपर रसाग्नि काम करती है तो उसके मल भाग या किट्ट भाग के रूप में कफ बनता है। तो रस का मल क्या हो गया? कफ हो गया। फिर सार या प्रसाद भाग जो होता है, इसका फिर से पाचन दो भागों में बट जाता है। एक भाग कहलाता है इसका स्थूल भाग, स्थूल का मतलब ज्यादा वाला हिस्सा, और दूसरा इसमें सूक्ष्म यानी कि कम वाला हिस्सा। सूक्ष्म भाग अगली धातु को बनाता है। अगली धातु, रस से किस धातु का निर्माण होता है? तो रक्त धातु का निर्माण होता है। रस से किस धातु का निर्माण होगा? रक्त धातु का। जो स्थूल भाग बचता है, इसके भी दो भाग हो जाते हैं। एक भाग इसमें बनाता है उपधातु। एक भाग क्या बनाएगा? उपधातु। और दूसरा भाग रस धातु की फुर्स से पुष्टि करता है, क्योंकि रसाग्नि जब काम करेगी तो उत्तम रस धातु बन जाएगी। अभी जो रस धातु बनी थी वो आहार रस से डायरेक्ट बन गई थी, तो उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन रस अग्नि जब इसके ऊपर काम करती है तो इस प्रकार से इसका मेटाबॉलिज्म, ये क्या है, ये पूरा का पूरा रस धातु का मेटाबॉलिज्म समझ लीजिए। उपधातु के रूप में रस धातु के उपधातु स्तन्य यानी कि मदर मिल्क, और आर्तो मतलब मेंसेस ब्लीडिंग, ये दो चीजें बनती हैं उपधातु के रूप में। ये केवल एक धातु का नहीं है। अगर जैसे आपको यहाँ पर रक्त धातु के बारे में पढ़ना है
तो जहां-जहां यहाँ पर रस धातु लिखा है, वहां पर रक्त लिख दीजिए और रक्त के मल उस हिसाब से हो जाएंगे। तो ये धातु का मेटाबॉलिज्म है। तो हमको अभी टेबल में क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि टेबल में जो धातुएं हैं, उन धातुओं के उपधातुएं कौन है और मल कौन सी हैं। तो इसमें एक बना लें चार्ट, एक तरफ लिखें धातुएं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, एक क्वेश्चन इससे भी फिक्स है। तो इसमें एक तरफ लिखें धातुएं, फिर एक तरफ लिखें आचार्य चरक द्वारा और एक तरफ लिखें आचार्य सारंगधर द्वारा। चरक द्वारा और सारंगधर द्वारा। चरक वाले कॉलम में हम फिर से लिख लेंगे कि धातुओं के मल क्या हैं और एक में लिख लेंगे उनकी उपधातु क्या है। सारंगधर वाले कॉलम में एक में मल लिख लेंगे और दूसरे कॉलम में हम लोग उपधातुएं लिख लेंगे। पहली धातु है रस धातु। रस धातु के मल के रूप में आचार्य चरक ने कफ को बताया है, जबकि उपधातु के रूप में स्तन्य और आर्तो। स्तन्य और आर्तो। जबकि सारंगधर ने रस का जो मल बताया है वो थोड़ा सा डिफरेंट बताया है। उन्होंने बताया जिह्वा यानी कि जीभ के ऊपर, नेत्र में जो आंसू आ जाते हैं, और गाल कपोल जो मुंह के अंदर जल होता है। तो जिह्वा नेत्र कपोल का जो जल होता है उसे इन्होंने कफ का मल बताया है, जबकि उपधातु के रूप में केवल स्तन्य को ही बताया है, मदर मिल्क को। दूसरी रक्त धातु। रक्त धातु के मल के रूप में आचार्य चरक ने पित्त को बताया है, और रक्त धातु का जो उपधातु है वो कंडरा यानी कि टेंडन जो होते हैं शरीर में, जो ज्वाइंट्स को बांध के रखते हैं, टेंडन, और सिरा मतलब वेन को बताया है। जबकि सारंगधर ने भी रक्त का जो मल है वो पित्त बताया है और उपधातु के रूप में रज बताया है। रज का मतलब मेंसेस ब्लीडिंग। आर्तो और रज जो है एक दूसरे के पर्याय होते हैं। तीसरा मांस धातु। मांस धातु के मल के रूप में आचार्य चरक ने खा मल। खा मल का मतलब, खा का मतलब होता है खाली स्थान। खा का मतलब खाली स्थान। जैसे आप देखें, आपके नाक में कई लोग अपने नाक में उंगली डालते रहते हैं ना, नाक में उंगली डाल के पपड़ी निकालते रहते हैं नाक से, तो नाक में खाली स्थान है। ऐसे कान में खाली स्थान है, वैसे नेत्र में खाली स्थान। तो ये जो खाली स्थान है खा, वहां पर जो मल जमा हो जाता है वो मांस का मल होता है। इसके बाद में उपधातु के रूप में आचार्य चरक ने वसा और छे त्वचा। वसा, वसा मतलब फैट जो होता है, जो चर्बी होती है पेट में जमा होती है, वो वसा है। और सड मतलब छह त्वचाएं। तो आचार्य चरक ने स्किन की जो लेयर बताई है वो छह बताई हैं, जबकि सुश्रुत ने स्किन लेयर सात बताई हैं। तो ये जो छह स्किन की लेयर होती हैं वो आचार्य चरक के अनुसार मांस की उपधातु होती है। जबकि हम सारंगधर की बात करें तो सारंगधर ने केवल कान के अंदर जो मल हो जाता है, कान विट, विट का मतलब होता है मल, विट का मतलब मल, वैक्स। कान में देखें वैक्स जमा हो जाता है, तो कान का जो मल है
उसको आचार्य सारंगधर ने मांस का मल बताया है, जबकि उपधातु के रूप में वसा बताया। नेक्स्ट, मेद। मेद का मल जो होता है वो पसीना स्वेद होता है चरक के अनुसार, और उपधातु स्नायु होती है। स्नायु मतलब लिगामेंट। सारंगधर ने मल जो है, सारंगधर ने मेद का रसना, रसना मतलब जीभ का, रसना जीभ का पर्याय होता है, दांत, कच्छा और मेढ का मल। कच्छा क्या होता है? एक्जिला, जो आपकी बगल होती है, जो बगल है उसको आयुर्वेद में कच्छा बोलते हैं और मॉडर्न में उसे एक्जिला बोला जाता है। तो वहां पर जो मल जमा हो जाता है, रसना जीभ के ऊपर जो मल जमा हो जाता है, और मेढ जो पेनिस के ऊपर मल जमा हो जाता है, हम सारंगधर के अनुसार मेद का मल है। जबकि मेद की जो उपधातु है वो बताया है स्वेद। तो उन्होंने उल्टा कर दिया। इसको विशेष रूप से याद रखें, क्योंकि चरक ने स्वेद को मेद का मल बताया है। नेक्स्ट, अस्थि। अस्थि का मल आचार्य चरक ने केस मतलब बाल, अस्थि के मल बताए हैं। लोम, जो रोए होते हैं, और नख मतलब नाखून। तो आचार्य चरक ने अस्थि के मल के रूप में केस, बाल, केस बालों को कहते हैं, लोम मतलब रोए, और नख मतलब नाखून को बताया है, जबकि अस्थि की उपधातु नहीं बताया है। और सारंगधर ने केवल नख को बताया है कि नाखून जो होते हैं वो अस्थि का मल है, और उपधातु के रूप में दंत, दांत वगैरह को बताया है, दंत आदि। इसीलिए जिसके बाल झड़ते हैं तो एक बार उसको अपनी हड्डी की भी जांच करानी चाहिए, क्योंकि बाल क्या है? अस्थि के मल हैं। अगर आपकी हड्डियां कमजोर होंगी तो आपके बाल भी झड़ेंगे, ये आयुर्वेद के अनुसार। नेक्स्ट, अस्थि के बाद मज्जा। मज्जा, चरक ने मज्जा के मल के रूप में, जो आपके स्किन पे तेल जमा हो जाता है, इस त्वचा स्नेह, त्वच स्नेह मतलब स्किन के ऊपर जो आयल्ड, कई लोगों के चेहरे पे बहुत ऑयली होता है, तो मज्जा का मल है। और अच्छी विट, अच्छी मतलब आंखें, और विट का मतलब है मल, तो आंखों में जो चीपड़ जमा हो जाता है वो मज्जा का मल है। जबकि मज्जा की उपधातु आचार्य चरक ने नहीं बताया है। सारंगधर की बात करें तो उन्होंने नेत्र का मल, नेत्र विट को मल बताया है, और जबकि बालों को बताया है केस, कि ये उपधातु होती है मज्जा की। एक चीज यहाँ याद रखें कि चरक वाली टेबल तो आपको 100% याद रखनी है, क्योंकि आपका नर्सिंग का सिलेबस है, तो उसमें सारंगधर हो सकता है इतना ना पूछे, पूछ भी सकता है, लेकिन चरक की टेबल से 100% क्वेश्चन एक फिक्स है। नेक्स्ट, शुक्र की देखें।
तो चरक ने शुक्र का ना तो मल बताया है और ना ही तो इन्होंने शुक्र की उपधातु बताई है। जबकि सारंगधर की बात करें तो सारंगधर ने शुक्र का मल वक्र स्निग्धता, वक्र स्निग्धता, वक्र वक्र कहते हैं मुख को, और स्निग्धता मतलब चिकनाई। तो मुख के ऊपर जो चिकनाई होती है उसे आचार्य सारंगधर ने शुक्र का मल बताया। और दूसरा इन्होंने एक और मल बताया, युवान पीडिका। युवान पीडिका, युवान पीडिका कहते हैं एक्ने को। देखें कई बार आपका जो किशोरावस्था होते हैं तो कितने सारे मुहासे निकलते हैं, और वो मुहासे कई बार आपके जो सेक्सुअल हार्मोन होते हैं उनके इम्बैलेंस के कारण से निकलते हैं। तो इसीलिए सारंगधर ने शुक्र को युवान पीडिका जो होती है एक्ने, उसको शुक्र का मल बताया। जबकि शुक्र की उपधातु के रूप में सारंगधर ने ओज को बताया। ओज बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा काउंट करके ऊपर लिख लो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि चरक ने कितनी उपधातुएं बताई हैं। तो काउंट कर लो, स्तन 1, आर्तो 2, कंडरा 3, सिरा 4, वसा 5, षटश्रुता 6 और स्नायु 7। तो ऊपर लिख लें सारंगधर ने उपधातुएं बताई हैं 7। दूसरा मल काउंट कर लें, सारंगधर ने धातुओं के मल कफ 1, पित्त 2, खमल 3, श्वेत 5, केश लोम नख 5 3 8 और त्वचा और अक्षिविट 8 2 10। तो मल के रूप में 10 बताया। ठीक है। नेक्स्ट एक टेबल और बनाएंगे हम लोग, फिर से धातु लिखेंगे एक तरफ, धातु, और दूसरे पॉइंट में लिखेंगे हम लोग कर्म। और कर्म में हम लोग एक टेबल बनाएंगे वाग्भट के अनुसार और एक टेबल बनाएंगे सुश्रुत के अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल ये भी है। इसमें वाग्भट के कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली धातु है रस धातु, कर्म मतलब काम क्या है। तो वाग्भट ने पहली धातु जो रस है उसका काम बताया पीड़न, पीड़न मतलब जीवन देने वाला। जबकि सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत ने बताया पुष्टि, यानी कि शरीर की पुष्टि करना, और रक्त पुष्टि, अगली धातु रक्त का निर्माण करना। नेक्स्ट, रक्त, रक्त धातु का काम बताया जीवनम, जीवन देने वाला। और सुश्रुत ने बताया रक्त का काम वर्ण प्रसादन, यानी कि कलर को बढ़िया करने वाला, और मांस की पुष्टि करने वाला, क्योंकि अगली धातु क्या है, मांस है, तो मांस की पुष्टि करेगा। तीसरी धातु मांस, मांस का कर्म वाग्भट ने बताया लेपन करना, क्योंकि पूरे शरीर में हड्डी के ऊपर मांस चढ़ा होता है, लेपन करता है, इसलिए इसका काम बताया लेपन करना। और सुश्रुत ने बताया कि मांस शरीर की पुष्टि करेगा, मोटापा वगैरह जो होता है मांस से ही होता है। और अगली जो धातु है मेद की पुष्टि करता है।
चौथी धातु है मेद, और मेद का काम बताया स्नेहन, क्योंकि जो मेद है वो फैट होता है और वो शरीर के अंदर स्नेहन करता है। जबकि सुश्रुत ने बताया मेद का कि स्नेहन करेगा। इसके साथ ही साथ में मेद से पसीना, देखिए जो लोग मोटे होते हैं उनको कितना पसीना आता है, तो स्नेहन के बाद स्वेदन करेगा। और मेद से जो दृढ़ता शरीर के अंदर आती है, दृढ़ता, तो जिनके अंदर मेद होती है, चर्बी ठीक ठाक होती है, तो लोग मजबूत भी होते हैं, इसीलिए दृढ़ता बताया। और अगली धातु है अस्थि, तो अस्थि की पुष्टि करता है मेद। नेक्स्ट, अस्थि। अस्थि का काम वाग्भट ने बताया धारण करना, क्योंकि हड्डी जो होती है वो पूरे शरीर का ढांचा तैयार करती है, इसीलिए उसको काम बताया, ये धारण करता है। सुश्रुत ने देह धारण और मज्जा पुष्टि, देह धारण और मज्जा की पुष्टि करता है। नेक्स्ट, मज्जा। मज्जा का कार्य जो है पूरण, क्योंकि हड्डी, पूरण मतलब भरना। आप लोग देखे होंगे कि हड्डी जो होती है लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन के अंदर येलो बोन मैरो, और जो शॉर्ट बोन फ्लैट बोन होती है उसमें रेड बोन मैरो होता है। तो मज्जा वही होती है, मज्जा दो प्रकार की, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। और ये भारी किसके अंदर होती है? हड्डी के अंदर, इसीलिए बागभट सिंह ने इनका काम पूरण करना बताया कि हड्डी के अंदर पूरण करती हैं, भरी रहती हैं। और सुश्रुत जी ने मज्जा का कार्य प्रीति, प्रीति मतलब प्रेम, स्नेह चिकनाहट, और बल मज्जा के कारण होता है, और अस्थियों का पूरण, हड्डी के अंदर भरी होती हैं अस्थियों का पूरण। और अगली धातु है शुक्र, तो उसकी पुष्टि करेगा शुक्र पुष्टि। नेक्स्ट है शुक्र धातु। शुक्र धातु का काम है गर्भ उत्पादन, गर्भोत्पादन। और सुश्रुत ने इसके कार्य बताए, इंपॉर्टेंट है। धैर्य, पेशेंस रखना। च्यवन, च्यवन मतलब प्रेम, प्रीति, देह बल, हर्ष मतलब उत्साह, और बीजात, बीजात मतलब गर्भ को उत्पन्न करने वाला बीज। ठीक है, तो ये धातुएं, उनके काम, इसमें वाग्भट वाले काम आपके लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टेबल एक और बनाएं, उसमें लिखें धातुएं, और फिर लिखें भौतिक संगठन। भौतिक यानी पंच महाभूत संगठन क्या होगा, और उनका वर्ण क्या होगा, कलर क्या होगा। से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए धातुएं और भौतिक संगठन और उनका कलर कैसा होगा धातुओं का। तो पहली धातु रस, रस धातु का भौतिक संगठन में जल महाभूत होगा। भौतिक संगठन यानी कि यहाँ लिख लेना महाभूत की बात कर रहे हैं, तो जल महाभूत यहाँ पर होगा। और कलर इसका श्वेत होता है। दूसरा रक्त धातु, रक्त धातु में
अग्नि और जल होता है। कलर रक्त वर्ण का होता है। तीसरा मांस धातु। मांस धातु भारी होती है, इसलिए पृथ्वी महाभूत होता है। और कलर मांस का भी रक्त वर्ण का होता है। चौथी धातु है मेद धातु। मेद धातु में जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान होती है। और मेद धातु श्वेत वर्ण का होता है, क्योंकि चर्बी जो है श्वेत वर्ण की होती है। अस्थि धातु। अस्थि धातु में वायु और पृथ्वी होती है, क्योंकि हड्डी अंदर से खोखली होती है जिसमें हवा भरी होती है वायु, और भारी होती है इसलिए पृथ्वी। और हड्डी कैसी होती है तो सभी को पता, श्वेत वर्ण की होती है। नेक्स्ट मज्जा धातु। मज्जा धातु में जल महाभूत होता है, जल या सोम जिसे कहते हैं। और मज्जा भी रक्त वर्ण की होती है। नेक्स्ट शुक्र धातु। शुक्र धातु में इसमें भी जल या सोम, और ये भी कैसी होती है, शुक्ल वर्ण की। शुक्ल का मतलब भी श्वेत होता है। शुक्ल का मतलब भी श्वेत ही होता है। तो ये धातुएं और उनके भौतिक संगठन और उनके वर्ण कैसे होंगे। यहीं पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें। पुरीस में पार्थिव अंश होता है, यानी कि ये महाभूत इनके कौन से हैं, तो पुरीस में पार्थिव होता है। स्तन में जल होता है। स्वेद पसीने में भी जल महाभूत होता है। और जो आर्तो है ये इंपॉर्टेंट है, आर्तो में अग्नि महाभूत होती है। आर्तो में अग्नि महाभूत। मल होते हैं शरीर के अंदर, उन मलों का भौतिक संगठन है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार पुरीस उपस्तंभ वायु अग्नि धारण। उपस्तंभ पुरीस को इन्होंने बताया कि पुरीस जो है वायु अग्नि को धारण करने वाला, धारण करने वाला। और उपस्तंभ, उपस्तंभ जैसे पीछे हम लोगों ने त्रि उपस्तंभ की बात की थी। देखो कितना सही सुश्रुत ने बताया है। जैसे जब मॉर्निंग में फ्रेश हो जाते हैं लोग तो फ्रेश होने के बाद में वायु निकल जाती है, और शरीर में जो अग्नि होती है वो भी जो है पुरीस के साथ में बाहर निकलती है। तो हाइपर एसिडिटी वगैरह जैसे होती है तो वो शांत हो जाती है पेट साफ होने के बाद में। नेक्स्ट मूत्र के लिए सुश्रुत ने क्या कहा, तो मूत्र को सुश्रुत ने बताया बस्ती पूरण और विक्लेद। तो मूत्र जब किडनी में मूत्र छन के ब्लैडर में जाता है तो वहां भर जाता है ब्लैडर में, तो इसका मतलब बस्ती पूरण होता है। विक्लेद का मतलब होता है जल को बाहर निकालना। सपोज करें कि आज जैसे ठंडी थोड़ी सी हो और आप पानी 3-4 गिलास पी जाएं,
तो पानी 3-4 ग्लास पी गए, ऊपर से ठंडा मौसम है, तो क्या पानी 3-4 ग्लास आपके शरीर में थोड़े ना रहेगा, वो यूरिन बन के टॉयलेट बाहर निकल जाएगी। तो वही सुश्रुत का कहना है कि मूत्र जो है वो वीक लेद यानी कि शरीर से जल को बाहर निकालता है और बस्ती का पूरण करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, सुश्रुत ने उपधातुओं का वर्णन नहीं किया। सुश्रुत ने उपधातुओं का वर्णन नहीं किया है। और पीछे जब हम लोग अंजलि प्रमाण पढ़े थे, धातुओं का अंजलि प्रमाण, तो वहां पर भी लिख लें कि सुश्रुत ने धातुओं का अंजलि प्रमाण भी नहीं बताया। नेक्स्ट लिखें, रस के अस्थाई और पोषक भेदों का वर्णन चक्रपाणी। चलो बस आज इतना ही, बाकी कल से धातु में पढ़ते हैं एक एक करके।